नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। उत्तर प्रदेश की या लंबी जो सीरीज है उत्तर प्रदेश से स्पेशल की, इस कड़ी पर फिर आज आगे चलते हैं और जानते हैं आज उत्तर प्रदेश की मृदा और मिट्टी कितने प्रकार की है। बाकी इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न है, हमारी मिट्टी में मृदा में किसकी कमी है, इन सभी तथ्यों को आज पढ़ेंगे। तो इस सीरीज से जरूर जुड़ें। उत्तर प्रदेश स्पेशल की अगली क्लास में अब हम चलते हैं मृदा वाली सीरीज पर। तो उत्तर प्रदेश की मृदा, इस मृदा पूरे भारत की अगर बात करें, जो हमारी मृदा है उसमें कुछ तत्वों की, पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये जो मृदा है इसकी बेहद कमी पाई जाती है। तो मृदा होती क्या है इसके बारे में जानते हैं। जो पृथ्वी है उसकी जो ऊपरी परत होती है, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, इस भूपर्पटी या क्रस्ट में जो मात्रा है वो ऑक्सीजन की बहुलता पाई जाती है। इसका एक नाम और है, इसे हम सियाल कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिक मात्रा होती है। जिन स्थानों पर अधिक वर्षा हो जाती है तो जल निच्छालन होकर धीरे धीरे जब भूगर्भ में जाता है तो अपने साथ एल्युमिनियम को भी लेकर चला जाता है नीचे। ऐसी जिस मृदा में एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है उस मृदा को लैटेराइट मृदा कहा जाता है। तो मृदा पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है जिसे भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं बच्चों, तो क्रस्ट का वह ऊपरी भाग जिसमें पौधे का विकास होता है, पौधे का विकास होता है और आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, उसे ही मृदा कहा जाता है। महत्व अगर बात करें कि हमारे जो पौधे हैं, जो भी हम बीज रोपण करते हैं प्रकृति में, जो फसलें उगाई जाती हैं, उनको कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो किसी भी पौधे को कितने पोषक तत्व चाहिए होते हैं, तो वो विकसित होने के लिए उन्हें 17 पोषक तत्व चाहिए होते हैं। महत्वपूर्ण संस्थान अगर बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, भारतीय कृषि नहीं, भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान एक लिख लेते हैं, मृदा अनुसंधान संस्थान, ये भी कहां पर है, नई दिल्ली पर है। भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भोपाल मध्य प्रदेश में है। इन्हीं दोनों संस्थानों ने भारत की मृदा का विभाजन किया है। इसी अनुसंधान संस्थान के द्वारा ही उत्तर प्रदेश की मृदा का बंटवारा किया गया है। अगर हम भारत की मृदा की बात करें तो भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। मृदा के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और हम लोग बच्चों चलते हैं अगले स्लाइड पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की कृषि और जलवायु के आधार पर जो यूपी की मृदा है उसका बंटवारा कितने आधार पर किया गया है, तो हमारे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें कि जो कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनकी संख्या कितनी है, 9 है। यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, जबकि पूरे भारतवर्ष में अगर बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 15 है। भारत में जो मृदा है मैंने बता भी रखा है आपको कितने प्रकार की पाई जाती है, 8 प्रकार की पाई जाती है। इस पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्वों की कमी पाई जाती है। यूपी में अगर बात करें, हमारे उत्तर प्रदेश में जो मृदा है वो केवल 3 प्रकार की पाई जाती है। भारत में मृदा का जो विभाजन किया गया है वो 8 प्रकार की मृदा है, पर हम यूपी स्पेशल पढ़ना है तो उत्तर प्रदेश में जो मृदा है वो 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है। वो कौन सी मृदा है, पर्वतीय मृदा है। अब उत्तर प्रदेश में पर्वत तो है नहीं, उनकी मात्रा बहुत कम है,
तो जो हिमालयी क्षेत्र है उसके बाद जो मृदा पाई जाती है उसे पर्वत पदी मृदा के नाम से जाना जाता है। एक है जहां पर गंगा यमुना का दोआब है, उसे हम कहते हैं मध्यवर्ती मृदा मैदान कहते हैं। फिर है बुंदेलखंड का इलाका, जहां पर पाई जाती है दक्षिण की पठारी, क्योंकि ये जो हिस्सा है बुंदेलखंड का, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और गोंडवाना लैंड का जो अधिकांश क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र ही है। तो ये बेहद जो इलाका आप देख रहे हैं, ये गंगा यमुना के दोआब वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है बड़ा ही कृषि जगत के लिए सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। यहां पर एक नदी भी बहती है, उस नदी का नाम है गंगा नदी। तो गंगा और गंगा की सहायक नदियों के कारण यहाँ की जो मृदा है बेहद उपजाऊ है। जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसे दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगली बात करते हैं, जो हमारे यहां मृदा है पर्वतपदी मृदा, इसकी खूबी क्या है, यहां पर क्या पाया जाता है। तो ये जो हिमालय पर्वत उत्तराखंड और जो नेपाल बॉर्डर का जो इलाका है जहां से भारी मात्रा में नदियां प्रवेश करती हैं, उस क्षेत्र की मृदा है। ये शिवालिक पर्वत के ठीक दक्षिण में एक पट्टी के रूप में पाई जाती है, यानी ये मृदा बहुलता नहीं है, बल्कि ये शिवालिक पहाड़ी जो नवीन हिमालय जिसे कहते हैं उससे निर्मित हुई क्षेत्र में जो मृदा है उसे कहते हैं पर्वत पादी मृदा कहते हैं। इस मृदा को दो भागों में बांटा गया है। इस मृदा को पर्वतपदी मृदा को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन से हैं? नंबर एक भाबर क्षेत्र, नंबर दो तराई क्षेत्र। भाबर क्षेत्र बच्चों हम उसे कहते हैं जब पर्वत जो भी है वो पर्वत के नीचे नीचे जब पानी बह रहा होता है, किसी रंध्र से किसी दरार से पहाड़ों के बीच के गैप में जब पानी भर जाता है, तो हम पहाड़ों के ऊपर ऊपर जब चलते हैं तो हमें पानी दिखाई नहीं देता है, पर जैसे ही पहाड़ समाप्त होता है तो पानी की एक धारा या बहुत सारी धाराएं मिल जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं हम भावर क्षेत्र कहते हैं। ये भावर क्षेत्र उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में पाया जाता है। यहाँ की जो मृदा है वो कंकड़ युक्त मृदा है। यहाँ पर कुछ बड़े प्रकार के कंकड़ भी पाए जाते हैं। जहां पर नदियां पहाड़ से निकलकर जब नीचे गिरती हैं, तो जब मैदानी क्षेत्र में भी आ जाती हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ बहा कर लाती हैं। जब कोई नदी ऊंचाई से गिरती है तो पहाड़ को तोड़ती हुई आती है। जब वो पहाड़ के टुकड़े ऊपर से नीचे गिरते हैं तो उनके छोटे छोटे टुकड़े विखंडित हो जाते हैं। वो विखंडित हुए टुकड़े नदी में प्रवाह के साथ आ जाते हैं इन क्षेत्रों पर। तो यह मृदा जहां पर पहाड़ या कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं वह मृदा कृषि योग्य नहीं है। ज्यादा खांसी आ रही, क्लास से बाहर निकल जाओ नालायक कहीं के। फसलें अगर बात करें, कृषि के लिए अनुपयुक्त मृदा है। खाने पीने में ध्यान नहीं देते, दबा खाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर खांसी खुल्ल फुल्ल करेंगे। यहाँ पे तराई की मृदा अगर बात करें, तो तराई क्षेत्र, ये जो पर्वतपदी मृदा है, ये दो प्रकार की मृदा है। दूसरी है तराई मृदा, ये पाई जाती है सहारनपुर से लेकर पूर्वांचल में कुशीनगर के क्षेत्र तक पाई जाती है। विशेषता क्या है? यह जल भराव ज्यादा होता है। तो यह जो मृदा है कृषि के लिए उपयुक्त है, पर कुछ फसलों के लिए उपयुक्त है। जैसे बात करें धान, गन्ना, धान और गन्ना के लिए, जूट के लिए यह मृदा अत्यंत ही उपयोगी मृदा है। अगला है मध्यवर्ती विशाल मैदान की मृदा। मध्यवर्ती जो मैदान की मृदा है ये अत्यंत उपजाऊ मृदा है। इस मृदा की अगर बात करें, इस मृदा का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। इस मृदा को हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। भारत की सर्वोत्तम जो मृदा होती है यही जलोढ़ मृदा होती है। इस मृदा को भी दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक
बांगर, नंबर 2 खादर। इस खादर को नवीन मृदा कहते हैं बच्चों, नवीन मृदा, और बांगर को प्राचीन मृदा कहते हैं। जो बांगर है वो प्राचीन मृदा है, जो खादर है वो नवीन मृदा है। सबसे ज्यादा उपजाऊ जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा है। इस मृदा को 2 भागों में बांटा गया है, और ये दोनों मृदा के बारे में हम जानते हैं। ये मृदा फिर से एक बार देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा कैसे बनी है? नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से। प्रदेश में सबसे अधिक जो मृदा है वो यही है, और सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा भी यही है। तो इस मृदा की अगर हम बात करते हैं, इसमें जिसे हमने कहा था बागर, ये प्राचीन है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, उसे हम लोग कहते हैं बांगर। और जहां पर हर साल बाढ़ का पानी पहुंच जाता है, बाढ़ का पानी पहुंचता है, उसे हम कहते हैं खादर मृदा। तो नदी जब अवसाद लाती है, जब बारिश का महीना होता है तो बहुत सारा अवसाद बहा कर लाती है। धीरे धीरे वर्षा कम होने लगती है, बारिश का समय बीतता है, तो जो पानी जल भराव लिए होता है वो पानी धीरे धीरे जैसे कम होने लगता है तो वो मृदा अपने स्थान पर ही छूट जाती है। ऐसी मृदा को हम खादर मृदा कहते हैं। ये अत्यंत उपजाऊ मृदा होती है कृषि जगत के लिए। यहाँ पर बिना जुताई के भी हरी फसलें लगा दी जाती हैं तो भारी मात्रा में उत्पादन देती है। फिर देखते हैं कुछ मृदा है। एक मृदा है उसे कहते हैं भूण मृदा। ये जो भूण मृदा है ये गंगा और यमुना और उनकी सहायक नदियों की बालू के निक्षेपण से बनी है। इस मृदा में मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का आदि की फसलें उगाई जाती हैं। काली मृदा जिसे हम कहते हैं रेगुर मृदा कहते हैं, काली मृदा या रेगुर मृदा। ये जो काली मृदा है ये बेसाल्ट की चट्टान से निर्मित है, और यह मृदा ज्यादातर जो पाई जाती है दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक क्षेत्र में पाई जाती है। तो काली मृदा जो होती है इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, और विश्व जगत में अगर बात करें तो यह मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। तो पूरी पृथ्वी में ज्यादा मृदा कौन सी है? काली मृदा है, जिसे हम क्या कहते हैं? रेगुर कहते हैं। जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक है। दूसरी बात, जल कम होने पर यह मृदा फटने लगती है, यह मृदा में दरार आ जाती है, दरार आ जाती है। तो वह कौन सी मृदा है जिसमें पानी कमी होने पर स्वयं दरार आ जाती है? वो है काली मृदा। और ये मृदा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चेरनोजम के नाम से जाना जाता है। इसका अंतरराष्ट्रीय नाम है, अंतरराष्ट्रीय नाम क्या है? चेरनोजम। इसे स्थानीय भाषा में रेगुर, कचिला आदि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है लवणी या क्षारीय मृदा। जल भराव जहां समस्या होती है, जल भराव ज्यादा होता है, वहां पर यह मृदा पाई जाती है। जल भराव अधिक होने के कारण, नमी अधिक होने के कारण मृदा में अम्लीयता आ जाती है या क्षारीयता आ जाती है। तो अगर क्षारीय हो गया है तो उसमें जिप्सम का प्रयोग करके इसे ठीक किया जा सकता है। ये भूमि ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। इस मृदा का लवणी या क्षारीय जो मृदा है इसका कोई स्थान विशेष नहीं होता है। मरुस्थलीय मृदा की बात करें, जिन क्षेत्रों में कम बारिश होती है, जल की कमी होती है। मरुस्थल माने कुछ कमी नहीं है इस मृदा में, कमी है तो केवल जल की कमी है। जैसे राजस्थान का इलाका, वहां पर बारिश कम होती है तो वहां पर मृदा कैसी होगी? मरुस्थलीय होगी। तो राजस्थान बॉर्डर से सटे जो यूपी के जिले हैं वहां भी बारिश कम होती है। जैसे हमारे सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो मथुरा है, बगल में उसके आगरा है। तो मथुरा आगरा जिले में कुछ जो हिस्सा है वहां पर मृदा कैसी है? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। यह अत्यंत शुष्क होती है,
पर जल की अगर व्यवस्था कर दी जाए, जैसे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई और उस नहर के निकालने से राजस्थान के गंगानेर बीकानेर क्षेत्रों में अब खाद्यान्निक फसल जैसे गेहूं और धान की फसलें उगाई जा सकती हैं। यानी इस मृदा में किसी विशेष चीज की कोई कमी नहीं है, कमी है तो केवल जल की, या हम कह सकते हैं वर्षा नहीं होती होगी। दक्षिण के पठार की मृदा की अगर बात करें या बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें, तो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, एक मिनट देख लेते हैं। ये कभी पृथ्वी है और पृथ्वी में पहला एक भूखंड था, उस भूखंड का नाम हुआ करता था पेंजिया। और हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो है उसको कहते हैं चंद्रमा, कहते हैं चंद्रमा। और पृथ्वी हमारी जो चक्कर मारती है वो भगवान सूर्य के चक्कर मारती है। तो ये चक्कर चक्कर के चक्कर में क्या हो गया, पृथ्वी का जो भूखंड था जिसे कहते थे पेंजिया, ये टूट गया। ये चक्कर में ही बहुत दिल टूटते हैं, ये सब टूटने की जो घटनाएं हैं ये चक्कर का ही चक्कर है। तो ऐसे ही पृथ्वी चक्कर में फंसी और उसका पेंजिया जो था ये टूट गया। ये भूखंड है जिसको पेंजिया के नाम से जानते थे। और पेंजिया है वो दो भागों में बट गया, एक को कहा गया अंगारा लैंड, एक को कहा गया गोंडवाना लैंड। तो ये जो गोंडवाना लैंड है इसी का हिस्सा जब बहते हुए आया है उसी को भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। वही प्रायद्वीप का हिस्सा जो है उसे बुंदेलखंड क्षेत्र कहा जाता है। या उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का इलाका है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। या कह सकते हैं किस महाद्वीप से टूट कर आया है, तो अफ्रीका महाद्वीप से टूट कर आया है। तो ये जो बुंदेलखंड का इलाका है या गोंडवाना लैंड का इलाका है या भारतीय प्रायद्वीप का जो इलाका उत्तर प्रदेश में है या जो बुंदेलखंड है, ये जो है प्री कैम्ब्रियन युग की प्राचीन चट्टान से निर्मित एक मृदा है। यह मृदा ललितपुर से लेकर चंदौली, ललितपुर से लेकर चंदौली, यहां से ये जो इलाका है ये ललितपुर है। और ये जो पूरा इलाका है यहां पर है, ऊपर बलिया है, ये चंदौली है, ये सोनभद्र है, यहां पर जहां पर पेन चल रहा है ये सोनभद्र, ये चंदौली ऊपर वाला इलाका, ये जो इलाका है यहां तक ये मृदा पाई जाती है। इस क्षेत्र की जो मृदा है सामान्यतः कम उपजाऊ होती है लेकिन खनिज विविधता रखती है। ये मृदा मोटे अनाज के लिए अत्यंत उपजाऊ है पर खाद्यान्निक फसलों के लिए उतना उत्पादन ना देने वाली है। पर खनिज की दृष्टि से ये जो इलाका है बुंदेलखंड का अत्यंत उपयोगी इलाका है। अगला है लाल मृदा। लाल मृदा का जो कारण है वो कारण क्या है, फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण ये आयरन की बहुलता होने से ही चीजें क्या हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। जैसे कभी कभी आप भी लाल हो जाते होंगे, जैसे कि कभी कभी आप ब्लड टेस्ट कराते होंगे तो उसमें आप पाते होंगे कि हीमोग्लोबिन जो है एचबी कम निकलता है, तो डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आप आयरन की गोली लें। जैसे कोई गर्भवती महिला है उसको भी डॉक्टर सलाह देता है कि आपको आयरन की गोली खाना है। तो जहां जहां पर लाल हो जाए आप तो समझ लेना आपका चेहरा लाल पड़ जाए, आपके थप्पड़ लगने से अगर गाल लाल पड़ जाए, जब जब लाल हो जाए तो समझ लेना कि आयरन की प्रचुर मात्रा है। तो रक्त जो है वो कैसा कलर होता है, लाल होता है। जैसे मंगल को लाल ग्रह कहते हैं उसका मूल कारण है कि उसमें आयरन की मात्रा अधिक है। ऐसे ही लाल मृदा में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। या जो मृदा होती है कम उपजाऊ मृदा होती है, उपजाऊ क्षमता इसमें बहुत कम होती है। या जो मृदा है ये विंध्याचल क्षेत्र जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती है। यह फसल यहां पर जो होती हैं वो मोटे अनाज की फसलें होती हैं। अगला है भोटा मृदा। ये मृदा के कुछ और भाग हैं। भोटा मृदा जो होती है हल्की लाल होती है, इसमें आयरन की जो मात्रा होती है वो उतनी ना होकर कम होती है। इसमें ज्यादा जो फसलें होती हैं वो दलहन की फसलें ज्यादा होती हैं। यह मृदा बुंदेलखंड और बघेलखंड में दोनों में पाई जाती है। यह भी विंध्याचल का जो ऊंचाई वाला स्थान है वहां पर ये मृदा पाई जाती है, भोटा मृदा जिसे कहते हैं। माड़ या चिकनी मृदा। माड़ या चिकनी जो मृदा होती है उसमें कुछ तत्व ज्यादा होते हैं, जैसे इसमें एल्युमिनियम, सिलिका और आयरन की मात्रा अधिक होती है। या जो होती है पानी जब ज्यादा भर जाता है तो ये गीली और चिपचिपी जैसी हो जाती है, और सूख जैसे जाती है तो ये बड़ी हार्ड कठोर हो जाती है। ये पानी की अधिकता अगर होगी तो गीली तो हो ही जाएगी और चिपचिपाहट जिसमें आ जाती है। और पानी कम होने पर ये जब पानी जैसे कम होगा तो कठोर हो जाएगी।
ऐसी मृदा को क्या कहते हैं? चिकनी मृदा कहते हैं। चिकनी को ही क्या कहते हैं? माड मृदा कहते हैं। ये कहां पाई जाती है? झांसी, ललितपुर, बांदा और महोबा। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि माड मृदा कहां पाई जाती है? तो झांसी, ललितपुर, बांदा और महोबा क्षेत्रों में पाई जाती है। जो इलाका किसका है? बुंदेलखंड का है। ये जो गोंडवाना लैंड की जो प्रायद्वीपीय मृदा थी उसी के उपभाग हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं। एक मृदा है जिसे कहते हैं राकड़। राकड़ मृदा जो होती है वो लगभग बेसाल चट्टान से बनी होती है, और बेसाल चट्टान से जो बनी होती है वो काली मृदा होती है। तो हल्के काले कलर की राकड़ मृदा होती है। इस मृदा में आयरन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम सिलिका भारी मात्रा में पाए जाते हैं। यह मृदा भी उसी प्रकार से गुण रखती है जैसे कि माड मृदा रखती है। ये भी पानी जैसे इसको मिल जाता है तो ये चिपचिपी और गीली हो जाती है। या बुंदेलखंड के ढलान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है बच्चों। अब देखते हैं जो बीहड़ है वहां पर कहते हैं पड़वा, कहते हैं इस मृदा को। पड़वा हमारे यहाँ भैंस के बच्चे को भी कहते हैं। तो बीहड़ के क्षेत्र की जो मृदा है उसे पड़वा या परवा के नाम से जानते हैं। ये बीहड़ क्षेत्र में बहने वाली बीहड़ नदी और यमुना, चंबल नदियों के बीच के क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा को देखें तो जालौन और हमीरपुर रीजन में यह मृदा पाई जाती है। तो हमीरपुर और जालौन है, वहां पर कौन सी मृदा है? बीहड़ है। हल्की दोमट मिट्टी प्रकार की यह मृदा होती है। यह भी मृदा मोटे अनाज के लिए उपजाऊ होती है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश, एक बार फिर से एक नजर पर देख लेते हैं। भावर जो मृदा होती है, जो भावर मृदा है वो कैसे होते हैं? उसमें कंकड़ और पत्थर होते हैं, ज्यादा कृषि के दृष्टि से उपजाऊ नहीं होती है। इसमें पेड़ पौधे होते हैं पर कृषि के लिए सबसे बेकार मृदा है। यह अनुपयुक्त मृदा है। तराई क्षेत्र की अगर बात करें तो ये सहारनपुर से कुशीनगर का इलाका, यहां पर पानी अधिक होता है क्योंकि नदियां आती हैं, तो नदियां मैदान में प्रवेश करती हैं, इस कारण जल भराव अधिक हो जाता है। तो इस पे अगर बात करें गन्ना, जूट और धान, ये तीन फसलें बहुत ज्यादा होती हैं। जलोढ़ मृदा में अगर बात करें तो यहाँ पर मध्यवर्ती इलाके पर अवध, कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर इन रीजन में पाई जाती है। यह जो मृदा है अत्यंत उपजाऊ मृदा है, चाहे खाद्यान्निक फसल हो चाहे मोटा अनाज हो, इन सब के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो सबसे उपयोगी जो मृदा है वो कहां पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में मध्यवर्ती मृदा पाई जाती है। भूण मृदा, ये भूण मृदा जो है गंगा यमुना क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा में बालू की मात्रा, बालू क्या रेत की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए यहां पर मोटा अनाज ज्यादा उगाया जाता है। फिर है क्षारी या लवणीय मृदा। ये जल भराव वाले क्षेत्रों पर जो नहर या बंबा के किनारे खेत होते हैं वहां पर ये मृदा पाई जाती है। अगर मृदा अम्लीय है तो बरसीम की खेती कर सकते हैं और धान भी रोप सकते हैं। अगर आपकी क्षारीय मृदा है तो उसमें जिप्सम का प्रयोग करें और फिर आप मृदा से फसल उगा सकते हैं। लाल मृदा, ये विंध्याचल क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इन फसलों पर अगर बात करें तो मोटा अनाज और दलहन की फसलें खूब उगाई जाती हैं। माड़ या चिकनी मृदा की बात करें, यह बुंदेलखंड के झांसी और ललितपुर, महोबा में पाई जाती है। ये पानी ज्यादा होगा तो गीली हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी, और अगर पानी कम हो जाएगा तो बहुत ही ठोस हो जाती है। राकड़ मृदा, ये बुंदेलखंड के ढलान में पाई जाती है। ये लगभग काली मृदा जैसी दिखाई देती है, पर यह भी पानी पड़ने पर गीली और चिपचिपी हो जाती है। जल धारण करने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है। यहाँ पर मटर है, चना है, तिल है, ये फसलें उगाई ज्यादा जाती हैं। अगला है भोटा मृदा। ये विंध्याचल क्षेत्र में पाई जाती है। हल्की, अभी बताई थी कि हल्की लाल कलर की होती है और इस पर दलहन और मोटे अनाज की फसलें उगाई जाती हैं। पड़वा, पड़वा या परवा, ये हमीरपुर जालौन पर होती है। ये हल्की दोमट जिसमें ज्वार और चना की फसलें खूब उगाई जाती हैं। तो आज की जो क्लास थी उसमें आज इतना ही। इसमें हमने मृदा के बारे में पढ़ा कि जो हमारी मृदा है उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी होती है। आप देखते होंगे जब भी गेहूं की फसल कटती है तो आपके आसपास के क्षेत्र में जो गोबर के गड्ढे होते हैं, उनसे गोबर के गड्ढों से ट्राली पर वो गोबर के ढेर भर भर कर खेतों में डालते हैं, जिससे अवसाद की पूर्ति हो सके। क्योंकि हमारे यहाँ हरी
खाद का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उर्वरकों का खूब भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ जो किसान है वो पशुपालक भी है, और वो सभी फसलों को जड़ से काटता है। जैसे पंजाब वगैरह पर है तो पराली पर आग लगा देते हैं। खैर, पराली जलाने पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन पराली अगर जला दी जाती है तो वो खेत पर ही राख जमा हो जाती है, जो एक नई मृदा का निर्माण करती है। पर हम जिस रीजन पर रहते हैं, अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, यहाँ पर पशुपालन भारी मात्रा में होता है, और पानी के उतने संसाधन ना होने के कारण ही सब ऐसा करना पड़ता है कि जानवरों को हरा चारा नहीं दे पाते हैं। इसलिए भूसे के लिए या पुआल इकट्ठा कर लेते हैं, और उस कारण हमारे आसपास के किसी के खेतों में, आसपास कानपुर के आसपास किसी भी रीजन में, ये आग जैसी घटनाएं नहीं करी जाती हैं, जिससे अवसाद जो कम होता है वो गोबर के ढेर के रूप में डालकर उपजाऊ क्षमता उसकी बढ़ाई जाती है। तो आज की कक्षा में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड पर, अगले टर्न पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।